हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है? हमारे ख्याल से प्रीवियस क्लास में आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो। हाई स्कूल में प्रिज्म के बारे में कुछ ना कुछ दिया गया था। प्रिज्म क्या होता है और इसमें आपका मिनिमम डेविएशन एंगल यानी अल्पतम विचलन कोण, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक कोण, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम बात करते हैं पहले प्रिज्म क्या है। प्रिज्म, व्हाट डू यू मीन प्रिज्म? तो आप कह सकते हो कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। ये देखिए, इस तरह से एक समतल पृष्ठ ये लिया गया, एक समतल पृष्ठ ये लिया गया और ये एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम ये जो है ये पारदर्शी है और इन्हीं पृष्ठों से घिरा होता है। इसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। और जिन पृष्ठों से घिरा होता है उन पृष्ठों को हम लोग कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। उन पृष्ठों को हम लोग कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला जाता है इसको। और इसके बीच जो कोण बनता है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को कहा जाता है अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल। देखिए, प्रिज्म की डेफिनेशन बताई गई। प्रिज्म की डेफिनेशन में बताया जा रहा है वह समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है प्रिज्म कहलाता है, तथा जिन पृष्ठों से घिरा होता है उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये हमारा है प्रिज्म कोण। तो ये आपका हुआ प्रिज्म। हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस तरह से होता है, तो इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए, प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किस तरह से होता है। ये हो गया एक प्रिज्म, मान लेते हैं कुछ इस तरह से ए बी सी, ये प्रिंसिपल सेक्शन यानी मुख्य परिच्छेद ले लिया गया है। और कोई भी प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है इस तरह से। अब देख लीजिए, अगर ये कांच का प्रिज्म है और ये मीडियम जो हमारा है ये हम कह सकते हैं कि वायु है और ये मीडियम देख लीजिए कांच है। ये माध्यम आपका कांच है और कांच जो होता है वायु से सघन होता है। अगर ये वायु से सघन है तो प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम में नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है तो इसी पृष्ठ पर एक हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से इस पर 90 डिग्री का एंगल हमको शो करना है। देखिए, ये आपका हो गया अभिलंब। इस पर ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका अभिलंब है। और आप पढ़ चुके हो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ये देखिए आपका आपतित किरण, ये अभिलंब, इसके बीच का जो कोण हुआ ये है आपतन कोण। और अगर ये मीडियम सघन है, डेंसर मीडियम है, तो ये लाइट रे इस नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है। इस नॉर्मल की तरफ कुछ इसको डेविएट कर दिया जा रहा है इस तरह से। इसको देखिए जाना चाहिए था सीधे, इतना ध्यान दीजिएगा, इसको जाना चाहिए था इस किरण को सीधे कुछ इस तरह से, लेकिन ये सीधे ना जाकर यहाँ से कुछ झुक जाती है इस तरह से। अब देखिए, ये आपका हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण। ये रे की डायरेक्शन जो शो है ये अपवर्तित किरण। और ये देख लीजिए आपका अभिलंब था। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा इसको हम लोग मान लेते हैं R। अब देखिए, यहाँ पर फिर दूसरे पृष्ठ पर जब ये लाइट रे इंसिडेंट होती है तो यहाँ से पुनः इसका रिफ्रैक्शन होता है, पुनः इसका अपवर्तन होता है, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। और अगर माध्यम चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट पर हमको एक बार पुनः लंब
खींचना पड़ेगा। अभिलंब को हम लोग शो कर लेते हैं, अभिलंब को इस तरह से शो कर लेते हैं। देखिएगा, अभिलंब को कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये आपका हो गया अंदर आपतित किरण, और ये लाइट रे जब बाहर जाएगी तो इसका पुनः होगा रिफ्रैक्शन बताया जा रहा है। और ये मीडियम जो आपका है ये एयर है, विरल मीडियम, और ये आपका सघन माध्यम है। तो यहाँ से अब की बार प्रकाश की किरण जो है, अभिलंब ये है, देखिए अभिलंब से दूर, ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं। प्रकाश की किरण जो है इसको एक नाम दे देते हैं P, Q, R और S। प्रकाश किरण P, Q, R, S इस तरह से इसके अंदर से होकर गुजर रहा है। और यहाँ पर ये प्रिज्म कोण को मान लेते हैं A, कोण A, ये प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण आप इसको कह रहे हो। और ये वाला जो कोण है, इस कोण को जो है हम लोग मान लेते हैं R डैश। ध्यान दीजिएगा, अंदर वाले पृष्ठ पर हम लोग अगर ये देखें तो ये आपका हो जाएगा आपतित किरण और ये अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को लिखते हैं I से, लेकिन यहाँ पर शो किया गया है R से। यहाँ पर हम R डैश मान रहे हैं, आपतन कोण कितना मान रहे हैं, R डैश मान रहे हैं, R डैश इसको मानते हैं। और ये जो निर्गत कोण है या दूसरे पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन कोण है, इसको हम लोग मान लेते हैं I डैश। इसको I डैश और R डैश क्यों मान रहे हैं, जबकि आपके दिमाग में ये होगा क्यों नहीं इसको हम I डैश मान लेते और इसको R डैश मान लेते। ये अभी हम लोग बता रहे हैं। अगर देखिए प्रकाश की किरण की दिशा को उलट दिया जाए, यानी प्रकाश की किरण को इस डायरेक्शन से हम लोग इस पर इंसिडेंट कराए हैं, अगर इस डायरेक्शन से इंसिडेंट कराएं तो यहाँ पर हमारा इंसिडेंट एंगल बनेगा और यहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। इसी वजह से यहाँ पर लिया गया है। अभी आगे जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप जान जाओगे कि ये क्यों लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग ये जो इमर्जेंट रे है, निर्गत किरण, ये जो है इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। और ये जो आपतित किरण थी इसको देखिए आगे की तरफ बढ़ाया गया है, इसको आगे की तरफ और निर्गत किरण को पीछे की तरफ। दोनों को जब बढ़ाते हैं तो दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। यही कोण हमारा कहलाता है विचलन कोण। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि विचलन कोण किसे कहते हैं तो आपको कहना है आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। अब देखिए, हमको ध्यान देना कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, अगर हम लोग ये जो फिगर बनाए हैं, देखिए ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जाते हैं, ये I है और हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब क्या होता है, अगर हम I को बढ़ाते जाते हैं और ये जो डेविएशन एंगल है इसको मेजर करते जाते हैं और दोनों के बीच एक ग्राफ शो कर रहे हैं। देखिए ग्राफ किस तरह से मिलता है, ये आपका हो गया 10 डिग्री, ये हो गया आपका 20 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 40 एंड 50, 60, इस तरह से ये शो कर रहा है इंसिडेंट एंगल एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम लोग ले लेते हैं डेविएशन एंगल। यहाँ पर ये विचलन कोण है, ये ध्यान दीजिएगा, ये विचलन कोण है, विचलन कोण, और ये आपका है आपतन कोण। तो अगर हम आपतन कोण का मान जो है वो किसी भी प्रिज्म पर 30 अंश से अधिक कोण पर आपतित कराएं, ये 30 अंश है, 30 अंश से अधिक कोण पर आपतित कराएं तो ये जो डेविएशन है, कुछ देख लीजिए, अगर इतना डेविएशन यहाँ पर है 30 पर, ये जो डेविएशन एंगल आपका होता है 30 अंश से जब इसका मान हम बढ़ाते जाते हैं तो डेविएशन एंगल की जो वैल्यू होती है वो घटती जाती है। ये जो वैल्यू है डेविएशन एंगल की ये घटती जाती है, घटती जाती है। और एक विशेष आपतन कोण पर आई का मान हम अभी बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, एक स्थिति ऐसा आता है कि ये जो विचलन कोण है ये न्यूनतम हो जाता है। अगर अब हम आई का मान और बढ़ा देते हैं तो विचलन कोण का मान घटता नहीं बल्कि बढ़ने लगता है। आई का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है और
एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, और अगर अब I को और बढ़ा देते हैं तो विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। अब इस पॉइंट पर देखिए आपतन कोण का जो मान है ये न्यूनतम है, विचलन कोण का मान न्यूनतम है। इसी पर देखिए विचलन कोण तो यही वाला शो कर रहा है, विचलन कोण का मान न्यूनतम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जिस कोण पर, या हम कह सकते हैं न्यूनतम विचलन कोण जब हमको सबसे कम मिलता है तो उसी कोण को बोल दिया जाता है न्यूनतम विचलन कोण। एक चीज और ध्यान देना है, जब भी ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल भी ये भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपसे पूछा जाता है कि ये 30 अंश से अधिक पर ही हम क्यों इस पर आपतित कराते हैं, तब इसका मान घटता है। तो 30 अंश से अधिक पर इसलिए आपतित कराते हैं क्योंकि अगर इससे कम कोण पर इंसिडेंट एंगल हम लोग लेते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये इस किरण का रिफ्रैक्शन ना हो, दूसरे सरफेस तक जाते जाते जो है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाए। इस वजह से ये एंगल की वैल्यू जो इंसिडेंट एंगल है 30 अंश से अधिक कोण हम लोग डालते हैं और बढ़ाते जाते हैं एंगल की वैल्यू, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि डेविएशन एंगल जो है वो मिनिमम हो जाता है, उसी को हम मिनिमम डेविएशन एंगल बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं। और अगर पुनः आई की वैल्यू को और बढ़ाते हैं तो डेविएशन एंगल की वैल्यू बढ़ने लगती है। ये इसका आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आगे देखिए हम बात करते हैं डेविएशन एंगल की कंडीशन में क्या क्या शर्तें होती हैं। देखिए जब डेविएशन एंगल होता है तो इसके अंदर प्रिज्म के पदार्थ के अंदर ये जो लाइट रे शो की गई है ये इसके बेस आधार के समांतर हो जाती है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ये दोनों समांतर हो जाएगा। और अल्पतम विचलन की स्थिति में एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये जो इमर्जेंट एंगल है, आपतन कोण है और निर्गत कोण है। आपतन कोण बराबर हो जाता है निर्गत कोण के, ये सॉरी आई डैश, आपतन कोण बराबर हो जाता है निर्गत कोण के। और ये जो यहाँ का R है और यहाँ का जो R डैश है ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। ये देखिए आपका कैसे होता है, आपको हम प्रूफ करके भी बता सकते हैं कि ये बराबर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ये बराबर कैसे हो जाते हैं। इसके बराबर होने का रीजन है कि आपका कोई भी प्रिज्म होगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि दो मिनिमम डेविएशन एंगल मिलेगा, एक ही मिलेगा। चाहे लाइट रे को इधर से इंसिडेंट कराएं चाहे इधर से इंसिडेंट कराएं, हमको मिनिमम डेविएशन एंगल एक ही मिलेगा। और अगर एक ही एंगल मिल रहा है तो उसके लिए देख लीजिए जब हम इधर से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो ये एंगल I और ये एंगल R। यहाँ पर इस प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक मान लेते हैं n है तो n बराबर स्नेल के नियम से हो जाएगा साइन I बाई साइन R। n बराबर होगा साइन I बाई साइन R। और अगर हम कहें कि यहाँ से हम लोग इंसिडेंट कराएं और यहाँ से जब इंसिडेंट कराएं, प्रकाश किरणों का उत्क्रमणीयता आप कह सकते हो दिशा बदली जा रही है और यहाँ पर उतने कोण पर जितने कोण पर यहाँ पर निर्गत किरण जा रही थी उसी पर हम पुनः इंसिडेंट करा देते हैं, यानी आई डैश एंगल पर। और यहाँ पर जब इसका रिफ्रैक्शन होता है यहाँ से तो रिफ्रैक्शन कितने पर होगा, आर डैश पर होगा। इस कंडीशन में भी अगर अपवर्तनांक तो इसका चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे प्रकाश की किरण को इधर से हम डालें चाहे इधर से डालें, अपवर्तनांक तो वही रहेगा। अगर इसका अपवर्तनांक वही रहेगा तो यहाँ से अगर हम स्नेल का रूल अलाउ करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा साइन आई डैश बटे साइन आर डैश। और यहाँ से दोनों का कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पर हमको क्या मिलेगा, मिलेगा साइन आई बाई साइन आर बराबर साइन आई डैश बाई साइन आर डैश। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि मिनिमम डेविएशन एंगल की कंडीशन में आई बराबर आई डैश के और आर बराबर आर डैश के हो जाएगा। इतना ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला का डेरिवेशन किया जाएगा तो वहाँ पर ये कंडीशन लागू होगा, आपको इतना ध्यान देना है। तो आगे देख लीजिए, डेरिवेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए माना एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC है, अपवर्तक पृष्ठ AB और AC है तथा प्रिज्म कोण आप कहिए या अपवर्तक कोण आप कहिए, अपवर्तक कोण A है, इस कोण का नाम हम लोग A दे देते हैं। ये कोण कैपिटल A है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। और ये PQRS प्रकाश किरण जो है
कुछ इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन हुआ है एक प्रिज्म से, और इंसिडेंट रे को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये जो इमर्जेंट रे है, निर्गत किरण है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और इनके बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल। अब देखिए ये कोण I, ये कोण R, आपसे हम पूछें कि ये पूरा कोण कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर फिगर समझ में आ गया डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो। ये कोण I, ये कोण R, तो ये पूरा कोण कितना होगा, आप कह सकते हो ये पूरा कोण I होगा वर्टिकल एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण से पूरा कोण ये आपका I होगा। अगर ये पूरा कोण I होगा, इतना कोण R है, तो ये वाला जो कोण है ये कोण हो जाएगा I माइनस R। ध्यान दीजिएगा ये कोण हो रहा है I माइनस R, इसको बाहर लिख देते हैं I माइनस R स्पष्ट दिखे ताकि, और ठीक उसी तरह से ये पूरा एंगल देख लीजिए I डैश है, और ये पूरा एंगल अगर आपसे पूछे कितना होगा तो यहाँ पर भी वही वर्टिकल एंगल आपका हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण हो रहा है, तो ये पूरा कोण आपका होगा I डैश के। और अगर ये पूरा कोण I डैश के होगा, ये कोण देख लीजिए R डैश है, ये कोण R डैश इतना है, तो ये कोण आपसे पूछे तो आप बता सकते हो I डैश माइनस R डैश, ये कोण आपका हो गया I डैश माइनस R डैश, ये कोण हो गया I डैश माइनस R डैश। चलिए इसको भी बाहर लिख देते हैं, ये आपका कोण हो रहा है I डैश माइनस R डैश, ताकि स्पष्ट दिखे ये वाला कोण है और ये वाला कोण इधर शो किया गया है। अब देखिए हम लोग डेरिवेशन के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं, और ये जो नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल किसी पॉइंट पर मिलते हैं, मान लेते हैं ये D पॉइंट पर या E पॉइंट पर, E पॉइंट इसको ले लेते हैं, D पॉइंट इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा D है और ये E है, हम लोग लेते हैं ट्रायंगल QDR में त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज QDR में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, हेडिंग आपका है ये, त्रिभुज QDR में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा है त्रिभुज, आप ध्यान दीजिए QDR, ये जो डेल्टा है ये इन दोनों कोणों का, ये देखिए बहिष्कोण है, और बहिष्कोण अपने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बराबर, लिख सकते हैं डेल्टा बराबर, ये कोण जो है ये कोण I माइनस R है, I माइनस R, और ये कोण I डैश माइनस R डैश प्लस I डैश माइनस, ये सॉरी प्लस माइनस है, माइनस R डैश। ध्यान दीजिएगा ये कोण I माइनस R डैश और ये कोण I माइनस R, ये I डैश माइनस R डैश, और ये कोण दोनों कोणों के योग के बराबर होगा क्योंकि ये बहिष्कोण है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो डेल्टा का मान कितना मिल रहा है, देखिएगा डेल्टा बराबर मिल रहा है I प्लस I डैश, इसको लिख सकते हैं, और माइनस को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा हमको R प्लस R डैश। इस इक्वेशन को इतना लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग लेते हैं चतुर्भुज AQER, देखिएगा चतुर्भुज AQER, ध्यान दीजिएगा चतुर्भुज AQER में यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए ये इस पर AB पर लंब का कार्य कर रहा है, और अगर ये लंब का कार्य कर रहा है तो ये पूरा एंगल, देखिएगा ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये जो चतुर्भुज लिया जा रहा है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश, और ये कोण आपका कितना है 90 अंश, ये कोण कितना है 90 अंश, 90 90 180, दो कोण बच रहा है। दो कोण कौन कौन बच रहा है, एक कोण तो A बच रहा है और एक कोण बच रहा है कोण E। कोण A प्लस कोण E का जो मान है वो कितना होगा 180 होगा, चूंकि 180 तो ये हो गया है और 180 बच रहा है, तो कोण A प्लस कोण E का जो मान होगा वो होगा 180 अंश। तो हम लोग लिख सकते हैं इस चतुर्भुज AQER में कोण A माने हैं तो सिर्फ A ही लिख लेते हैं, कोण
शो करने की ज़रूरत नहीं है। ए प्लस ई, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180, इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज क्यू ई आर। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में हम लोग देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। क्यू ई आर, यही त्रिभुज देखिएगा, यही त्रिभुज, ये कोण आर, ये कोण आर डैश और ये कोण ई। आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश। लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई इक्वेशन दे देते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए इन दोनों समीकरण से हमको क्या मिल रहा है, दोनों 180 के बराबर है। इक्वेशन देना चाहो दे सकते हो, चलिए इसको सेकंड लिख लेते हैं और इसको जो है थर्ड लिख लेते हैं। समीकरण 1 व ये समीकरण 2 व समीकरण 3 से हमको मिल रहा है ए प्लस ई बराबर आर प्लस आर डैश प्लस ई के, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल ले सकते हैं। यहाँ से देखिए ई से ई कैंसिल हो रहा है और हमको मिल क्या रहा है, मिल रहा है आर प्लस आर डैश बराबर ए के। ये ध्यान दीजिएगा, आर प्लस आर डैश बराबर मिल रहा है ए के, और इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इसमें देखिए अभी बताए थे कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आई बराबर आई डैश के और आर बराबर आर डैश के। मान लेते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में, लिख लेते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति का मतलब हुआ कि ये डेल्टा जो है न्यूनतम हो गया। और अल्पतम विचलन कोण, जब डेल्टा न्यूनतम हो गया तो जितना कोण रहेगा उसी कोण को हम लोग कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। और अल्पतम विचलन कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, अल्पतम विचलन कोण को प्रदर्शित करते हैं हम लोग डेल्टा यम से। तो हम लोग कह सकते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा है ये बराबर हो जाएगा डेल्टा यम के, और आई बराबर आई डैश के और आर बराबर आर डैश के। अब देखिए आई बराबर आई डैश, एक चीज और देखिए, आर प्लस आर डैश का मान हम लोग निकाल लिए हैं कितना, ए। और समीकरण 1 से हम लोग देखते हैं, चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या फिर अभी इसको लिख लें उसके बाद ही उसको लिखते हैं। आर प्लस आर डैश का मान ए है, यहाँ आर बराबर आर डैश, और हम लोग लिख सकते हैं आर डैश के स्थान पर कितना, आर, तो हो जाएगा ये मान हो जाएगा आर प्लस आर यानी 2r बराबर ए। और r का मान अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो r का मान आएगा a/2। देखिए r डैश के स्थान पर भी r रखेंगे मिनिमम डेविएशन कंडीशन में, और r प्लस r 2r इक्वल टू a, r बराबर a/2। अब देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखते हैं डेल्टा किसके बराबर, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आप लगा रहे हो, तो इस कंडीशन में ये जो डेल्टा है, डेल्टा बराबर किसके, डेल्टा यम के। लिख सकते हैं डेल्टा यम बराबर देखिए किसके बराबर, आई प्लस आई डैश, और आई बराबर किसके, आई डैश के। आई डैश के स्थान पर कितना, आई डैश रखेंगे तो आई प्लस आई डैश के स्थान पर आई प्लस आई 2i, डेल्टा यम बराबर 2i माइनस r प्लस आर डैश बराबर है किसके, ए के, रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म कोण के बराबर है, तो इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, a। अब देखिए यहाँ से अगर हम i का मान निकालते हैं तो 2i का यहाँ से मान आएगा, 2i का मान आएगा डेल्टा यम और a इधर आएगा प्लस, डेल्टा यम प्लस a। 2
आई का मान निकला डेल्टा एम प्लस ए, और पुनः यहाँ से हम मान निकालते हैं आई का। आई का मान निकालते हैं, मिलेगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। देखिए यहाँ पर हम लोग मान निकाले हैं आर का, यहाँ पर मान निकाले हैं आर का, और यहाँ पर मान निकाले हैं आई का। हम लोग डेरिवेशन किसका करने जा रहे हैं? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का डेरिवेशन हमको करना है तो हम लोग लिख सकते हैं, अभी माने थे कि प्रिज्म का अपवर्तनांक n है। अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो ये n बराबर हम लोग लिख सकते हैं, लिखा गया था n बराबर साइन आई, स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर। अब देखिए n बराबर साइन आई बटे साइन आर, n बराबर साइन आई आ गया। आई के स्थान पर कितना? डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। आई के स्थान पर कितना? डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन आर। आर के स्थान पर देख लीजिए मान निकाले हैं कितना? a बाई 2, तो साइन a बाई 2। ये देख लीजिए आप लोग हमारे ख्याल से 10th में इस फार्मूले को पढ़े थे। ये बराबर है किसके? n के। n बराबर, चलिए ऊपर लिख देते हैं जो हमको फार्मूला मिला डेरिवेट करने के बाद। n बराबर मिला साइन a प्लस डेल्टा एम या डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ये फार्मूला 10th में आपका दिया गया था, डेरिवेशन नहीं था, तो आपका इंटरमीडिएट में इसका डेरिवेशन भी है। आप देख सकते हो कि किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2 मिला। ये किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट कराई गई है, ये लाइट रे मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक रंग का प्रकाश है। ऐसा नहीं है कि सभी रंग एक दूसरे से मिले हों। अगर सभी रंग मिले रहेंगे तो ये सबको डेविएट कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो ये एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपका शो किया गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए पूछा जाता है कि पतले प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक क्या होता है। अगर प्रिज्म ये पतला हो, अब ध्यान दीजिए, अगर ये प्रिज्म पतला हो तो प्रिज्म पतला होने का मतलब हुआ कि ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, अपवर्तक कोण है, ये अपवर्तक कोण का मान भी क्या होगा? बहुत कम होगा। वो जब प्रिज्म पतला होगा तो अपवर्तक कोण का मान भी तो कम होगा, और अगर अपवर्तक कोण का मान कम हुआ तो उससे जो ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल का मान भी कम होगा। आप देख सकते हो पतला प्रिज्म इस तरह से बना लीजिए और ऐसे लाइट रे इस पर इंसिडेंट कराएं, इस पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, कुछ इस तरह से नॉर्मल आएगा और ये एंगल भी आपका छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए जो डेल्टा है, डेल्टा का मान छोटा तो होगा ही। जब पतला प्रिज्म रहेगा कोण ए छोटा होगा और उस कंडीशन में ये डेल्टा भी छोटा होगा। अब डेल्टा भी अगर छोटा हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये जो कोण है, आप केवल कोण बोलिए, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और ए बाई 2 को रेडियन में मेजर करें तो उस कंडीशन में साइन थीटा बराबर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोण को रेडियन में मेजर करें और कोण अत्यंत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। और अगर साइन थीटा बराबर थीटा लिखते हैं, इसको आप लोग नोट करना चाहो तो रफ पे नोट कर सकते हो, समझ में बेहतर ढंग से आ जाएगा। एक एक जब भी पढ़ाया जाए, कोई भी डेरिवेशन हो तो आप उसको नोट करते चलिए। आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, फेयर बेशक बाद में करना हो लेकिन आप एक बार रफली जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए पतला प्रिज्म हम लोग किसे कहेंगे? जिसमें ये जो प्रिज्म कोण है इसका मान लगभग 5 डिग्री के आसपास हो तो उसको हम लोग पतला प्रिज्म बोलेंगे। पतले प्रिज्म के लिए ए का मान बहुत कम होगा या बहुत छोटा होगा, जिससे डेल्टा एम भी छोटा
होगा। यदि कोण को रेडियन में मापा जाए तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बराबर होगा साइन थीटा बराबर थीटा, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बराबर किसके, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 के। और साइन ए बाई 2 बराबर किसके, सिर्फ ए बाई 2 के। अब दोनों मान हमको पता है, अपवर्तनांक के लिए फार्मूला क्या होता था, n बराबर होता था साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, यही डेरिवेशन तो अभी हम लोग पढ़े थे। अब देखिए यहाँ से n बराबर छोटे कोण के लिए इसका मान कितना है, सिर्फ डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 के स्थान पर सिर्फ ए बाई 2, ए बाई 2, 2 से 2 कैंसल, मिला कितना, डेल्टा एम प्लस ए अपान ए बराबर किसके, n के। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा, इधर हो जाएगा n a, डेल्टा m प्लस a बराबर किसके, n a के। और डेल्टा m बराबर करेंगे n a, और ये a इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस a, कुछ कॉमन लग रहा हो तो कॉमन कर लीजिए, ये n माइनस 1 इंटू a बराबर डेल्टा m के। तो अगर प्रिज्म पतला है तो पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन एंगल का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है डेल्टा m इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। इस तरह से हम लोग डेरिवेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जो अगला टॉपिक है वो अगले क्लास में अडॉप्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।